अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सर साहिर। और आज आप देख रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे। और इसके अंदर हमें क्या देखना है कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है, एक्चुअली इसका क्या फंक्शन है और ये क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं इन योर फर्स्ट ईयर बुक, इन योर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ना है कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। लेट्स स्टार्ट बायो एनर्जेटिक्स। इट्स चैप्टर 11 and in your first year class. Okay. तो इसमें देखें जो बहुत अहम चीज़ है जो हमने समझनी है वो है जो बार बार इस्तेमाल होंगे वो है एनर्जी, एटीपी, एनएडीपी, एनएफएडी। ये जो एटीपी है या एनएडीपी है या एफएडी है, इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये एक ऐसे मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड्स है जो न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर है या पार्ट है बायोमॉलिक्यूल्स का। उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें बहुत तरीके से समझाई गई हैं। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको उसको डिटेल बढ़ा दूंगा। आप जस्ट ये समझ लें कि ये तीनों जो चीज़ हैं ये एनर्जी कैरियर्स हैं, ठीक है। फॉरेन एनर्जी कैरियर को हमने इस हिसाब से समझना है कि ये बार बार इस्तेमाल होंगे और मोस्टली फोटोसिंथेसिस के दरमियान या हमारे सेल रेस्पिरेशन के दरमियान के दौरान ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बार बार मिलेंगी। तो इन चीज़ों को आप सिर्फ ये ध्यान नशीन कर लें कि जो मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है ये एटीपी एनर्जी कैरियर्स है और एटीपी इसमें मोनोन्यूक्लियोटाइड है, वाइल एनएडी और एफएडी जो है वो डाइन्यूक्लियोटाइड्स है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखें सबसे पहले हम देखें एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आती है, तो हमने थोड़ा सा उस चीज़ को, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को समझना है कि क्या चीज़ हो रही है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि एटीपी जो है वो हमें कैसे मिलती है और बाकी जो एनएडी एफएडी हैं उनका क्या रोल है इसके अंदर। तो इससे सब चीज़ों को समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट देख लेते हैं। ब्रॉड एस्पेक्ट क्या है? उस ब्रॉड एस्पेक्ट में हमने ये सीखना है कि दो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं जिससे हमें एटीपी जनरेट होता है। अगर आप इसको यहाँ से देखें कि ब्लू कलर में हमें एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, ये जो लाइन है उसके ब्लू एटमॉस्फेयर के नीचे, ये समझे इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का। और यहाँ पर देखें ये वाला जो है ग्रीन कलर, ये फूड अवेलेबल है आउटसाइड आवर बॉडी। लेकिन जब हम फूड खाते हैं तो उसके लिए कौन सा सिस्टम रिकॉर्ड होता है? इसके लिए सिस्टम रिक्वायर्ड होता है डाइजेशन का, और पूरा सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो इस फूड को कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होती है? ग्लूकोज होती है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स होते हैं और इसके साथ साथ ग्लूकोज के साथ और क्या होते हैं? तो फैटी एसिड्स होते हैं। और एटमॉस्फेयर से जो एयर वाला हिस्सा है उसमें से हम रेस्पिरेशन करते हैं या हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं। और ये रेस्पिरेशन कौन से सिस्टम के जरिए होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए। अब देखो ग्लूकोज जो है वो दाखिल होता है घूम घूम के ब्लड के अंदर, आपके हार्ट में। और ऑक्सीजन भी घूम घूम के कहाँ पर आती है? ये हार्ट में आती है। तो जब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में ये देखेंगे कि किस तरह से ये ब्लड और ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से हिस्से में दाखिल होता है। या फिर हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल होता है और कौन से हिस्से में होता है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए ये ब्लड जो है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ जाता है और ये जो है वो हमारे अल्वेओलाई रिफ्लेक्स होते हैं, इनके जरिए ऑक्सीजन दाखिल हो जाता है ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड जो है कहाँ जाता है? हार्ट में अंदर। और हार्ट से ये ब्लड पंप करता है तो ऑल द बॉडी पार्ट्स, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं सारे, वहाँ पर पंप करता है। जब ये पूरे बॉडी के पार्ट्स को पंप कर रहा होता है तो हर बॉडी का पार्ट जो है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों रिसीव कर रहा होता है। और इसके बाद ये आपको पता है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो ऑर्गन्स के बने होते हैं।
और ऑर्गन्स टिश्यूज के बने होते हैं, और टिश्यूज जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, और हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों पहुंच जाते हैं। अब ये जब दोनों पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, वो टेक प्लेस करता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल शुरू हो जाता है तो उसमें हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अब देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो इसके इस प्रोसेस को भी हमने पढ़ना है। ये प्रोसेस कौन सा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, वाटर निकला और एटीपी निकला। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से, जैसे उल्टे से हमने ऑक्सीजन को देखा था वैसे ही वापस जाएगा ब्लड की तरफ। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर सेल से बाहर निकलेगा टिश्यूज के अंदर, फिर टिश्यूज से ऑर्गन्स में, ऑर्गन से ये बॉडी के पार्ट्स के अंदर, फिर बॉडी पार्ट से ये ब्लड वेसल्स की तरफ जाएगा, और ब्लड वेसल्स जो है वो उसको कैरी करके कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट की तरफ ले जाएंगे, और वहाँ हार्ट इसको पंप करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, जहाँ से उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द एटमॉस्फेयर। अब देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन इनहेल किया, वो ट्रांसफर हो गया, आके आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया ने एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसको एक्सहेल करके वो वापस आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्लड के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और वो एटमॉस्फेयर में निकल गया। तो अब ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो ट्रांसफर है, उसकी एंड जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की एंड लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज के साथ उसको ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाता है। और इसके अलावा ग्लूकोज भी की भी एंड लोकेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो बहुत सारी जगहों से घूमते घूमते माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ भी, जिस भी सेल में होगा वहाँ पर ये रेस्पिरेशन का अमल रहेगा। अब उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट हमें मिलती है वाटर। तो वाटर भी यहीं से उसी दोनों प्रोसेस, सेम प्रोसेस से वापस जाएगा ब्लड के पास, और ब्लड जो है वो वाटर जो है, आपको पता है कि ब्लड दोबारा से एक दूसरे प्रोसेस में, जैसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, इसमें किडनीज मौजूद होती हैं, वहाँ से भी क्रॉस करता है। तो जब भी वाटर ब्लड वहाँ से क्रॉस करेगा तो वाटर वहाँ से वो किडनीज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो किडनीज एक्सट्रैक्ट कर लेंगी, और उनको यूरिन के फॉर्म में जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहते हैं लीवर जो है वो अमोनिया और यूरिया बनाता है, वो भी उसके साथ जो है वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन थ्रू द किडनी। अब देखिए, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी बचती है, एटीपी। जिस भी सेल में एटीपी पहुंचेगी वो सेल उसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा, इसकी सारी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करेगा, जो भी बॉडी होगी उसके लिए इस्तेमाल करेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, बाय द combination of the three systems. One is the respiratory system, second one is the digestive system, and third one is the circulatory system. इन तीनों की सिस्टम के बाद जब वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहाँ पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, तब जाके ये दोनों का रेस्पिरेशन का अमल होता है, और फिर इसके बाद हमें एटीपी मिलता है। और एटीपी को हम क्या कहते हैं, ये द एनर्जी करेंसी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमें एनर्जी करेंसी देता है। और इसके बारे में हमने फिर वो समझना है कि एटीपी जो है वो क्या चीज़ है। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में। अब देखें, प्लांट्स के अंदर भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सारे एनिमल्स ने एटमॉस्फेयर में छोड़ा, क्योंकि एज अ बाय प्रोडक्ट जब वो एटीपी बना रहे थे तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड उनके एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहा था, वो एटमॉस्फेयर में जा रहा था। तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करेंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द थ्रू द एस्टोमेटा। ठीक है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के जरिए वाटर को अपने एक तरफ लेंगे और सक करेंगे वाटर को, कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल के जरिए पानी मौजूद होता है, तो सॉइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पानी को कैरी करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जाइलम मौजूद होते हैं। फिर वो वाटर जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द रूट, वहाँ कहाँ पहुँच जाता है, टुवर्ड्स द लीव्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो वाटर जो है
दोनों लीव्स के अंदर पहुंच गए। लीव्स के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जब होता है तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो जाता है। जब ये फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोफिल, क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। अब इसमें दो चीजें देखें, यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना है और वाटर बना है। अब देखें ग्लूकोज और ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज करता है, एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं, ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन भी। और वाटर क्योंकि हमें चाहिए होता है इन प्लांट्स को भी और हमें भी चाहिए होता है, हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसको और ज्यादा चीजों को समझते हैं बाय द ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए यहाँ पर पौधे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्या बना रहे हैं, सनलाइट के जरिए खाना बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लूकोज एनिमल्स जो है वो उसमें एटीपी बना रहे होते हैं और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोबारा से प्लांट्स को दे रहे हैं। तो ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी। और देखिए यहाँ पे प्लांट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रूट्स के जरिए जा रहा है और बदले में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन को वो इनहेल कर रहा है कौन, एनिमल, ठीक है। और उसको एक्सेल क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको यूटिलाइज हो रहा है। ये चीज़ है जो हमने आज सीखी है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से हम लोग अपनी जो है वो इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे और तब तक के लिए अपने टीचर शाहिद को इजाज़त दें और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, इसके स्टेप्स के बारे में, और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर किस तरह से होता है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।